करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, इसका नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के एक छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है मीनिंग ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड इट्स फॉर्म्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन हाँ भाई, फटाफट से जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं या जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, वो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए फ्री एजुकेशन पहुंचाने के लिए बनाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखो भाई, पहले बात करते हैं इसके मीनिंग के बारे में। प्राइवेट इंटरप्राइज आखिर होता क्या है? इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ये एक ऐसा सेक्टर होता है बिजनेस का जिसमें बिजनेस कौन ओन करता है? कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करता है या कोई प्राइवेट ग्रुप ओन करता है। इसको बोलते हैं हम प्राइवेट इंटरप्राइजेस। यानी कि ऐसा बिजनेस जिसको कोई प्राइवेट पर्सन, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, मतलब कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई प्राइवेट, यानी कि मैं, आप, हम जैसे लोग जो इसको ऑपरेट करते हैं वही कौन होते हैं? वही क्या कहलाते हैं? ऐसे एंटरप्राइज प्राइवेट एंटरप्राइज कहलाते हैं। ठीक है। देन इन दिस सेक्टर द एंटरप्राइजेस आर कॉल्ड प्राइवेट। इसको हम प्राइवेट क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर फुल्ली ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्योंकि उनको पूरी तरीके से कौन ओन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी हम, आप, हम जैसे लोग, यानी कि इसको ऑपरेट करते हैं। वो होते हैं क्या? प्राइवेट, जिसको कोई गवर्नमेंट ऑपरेट नहीं कर रही बल्कि खुद ही जनता ऑपरेट कर रही है। खुद, यानी कि हम, मेरा अपना खुद का बिजनेस है अगर, तो मैं क्या बोल लूंगा? वो मेरा प्राइवेट एंटरप्राइज है। समझे? देन एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन गवर्नमेंट आपको ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं कह सकती है। ये नहीं कहेगी गवर्नमेंट की भाई तू ना ऐसे काम कर, ये काम कर, ये हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकती गवर्नमेंट आपको, क्योंकि बिजनेस, वो कंपनी गवर्नमेंट की है ही नहीं, वो कंपनी आपकी है, तो वो उसमें खाली आप ही डिसीजन लोगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी आपको ओनरशिप के मैटर में। समझे? देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट मोटिव। पहला है फीचर इसका प्रॉफिट मोटिव। द एम ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज, प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सबका सपना होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। यही सपना किसका है? प्राइवेट सेक्टर का होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट क्यों ना हो जाए हमें, बस यही प्राइवेट सेक्टर वाले सोचते हैं कि हमें बस ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो पहला मोटिव यही है, प्रॉफिट कमाना। ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बीइंग अंडरस्टूड बाय दिस सेक्टर दीज डेज इन स्पाइट ऑफ इट्स मेन एम टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी ये सेक्टर जो समझती है इन दिनों में। इनका जो मेन एम है, इसके साथ साथ ही, मतलब भले इनका मेन एम प्रॉफिट मोटिव है, लेकिन फिर भी ये लोग आजकल ध्यान दे रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि हमारी सोसाइटी के प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है। इसको भी ये लोग अटेंशन दे रहे हैं, इसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट ओनरशिप। Private people have complete ownership of the enterprises of this sector. There is no state or central government interference from the point of view of ownership. इसमें क्या होता है कि प्राइवेट पीपल जो पूरी तरीके से इस बिजनेस को ओन करते हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो इसी को बोला गया प्राइवेट ओनरशिप। देन मतलब आपका बिजनेस पूरी तरीके से आपका ही होगा इसमें। देन प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस। इसमें जो सक्सेस कैसे नापते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तभी बोलेंगे कि हम सक्सेस हुए हैं। द सक्सेस ऑफ एंटरप्राइजेस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कैन बी मेजर्ड थ्रू द डिग्री ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ है, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा सक्सेस मानी जाएगी। बट द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्रीजिंग नाउ। बट आजकल ये कंपनीज जो हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी ख्याल रख रही हैं, तो ये भी आजकल इसके ऊपर फोकस रखा जा रहा है कि कौन ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी देखता है, कौन अपनी ज़्यादा सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, वही को मानेंगे भाई। वही जो है प्रॉफिट अगर उसका ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सही दिखा रहा है सोसाइटी के प्रति, तो समझ जाएंगे उसको सक्सेस मिली है। समझे? प्राइवेट मैनेजमेंट, they are managed by their owners. In case of companies, the board of
डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय शेयर होल्डर्स टेक केयर ऑफ द बिजनेस। देखो जो छोटी मोटी बिजनेस होती है उनमें तो कौन होता है, जो बिजनेस का मालिक है, जो बिजनेस का ओनर है, वही बिजनेस को हैंडल करता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हायर करते हैं अपनी कंपनी का मैनेजमेंट देखने के लिए। तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट मैनेजमेंट होती है, ठीक है। देन लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंशन नहीं रहता है। पॉलिटिकल इंटरवेंशन इज नेग्लिजिबल इन दिस सेक्टर, इसमें मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आके आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती कि आप ये करो वो करो, यहाँ ये करो, यहाँ चीज ये बनाओ, कुछ नहीं। आपका अपना ही राज होता है इसके अंदर, समझे। कोई पॉलिटिकल, कोई गवर्नमेंट, कोई कुछ नहीं कर सकती आपका ओनरशिप के मामले में, ठीक है। देन फिर है इसके फॉर्म की। अब ये प्राइवेट एंटरप्राइज होते कितने टाइप के हैं, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था इन सब के बारे में, बट हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज के। सोल प्रोप्राइटरशिप, एज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम देयर इज ओनली वन ओनर ऑफ सच अ बिजनेस। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अपने लास्ट चैप्टर की वीडियो में क्या था कि सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, केवल एक ओनर होता है और उसका ही बिजनेस होता है, ठीक है। ही इन्वेस्ट कैपिटल, वो कैपिटल इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस को मैनेज करता है, रिस्क वगैरह उठाता है, और उसका सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉफिट या लॉस को लेकर, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। मतलब मैं एक पर्सन हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मैंने पैसा लगाया, मैं हूं सोल प्रोप्राइटर। मेरे को जो प्रॉफिट होगा, मेरे को जो लॉस होगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। ये है सोल प्रोप्राइटर, समझे। अगला पॉइंट, the sole proprietorship is the oldest and the simplest form of business organization। business organization का जो सबसे oldest और सबसे simplest form क्या है, sole proprietorship है। no formality needs to be performed for this kind of business, कोई भी formality नहीं करे जाती है इस तरह के बिजनेस के लिए। ये नहीं है कि भाई मुझे जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मुझे ये फॉर्म वगैरह फिल करके देना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने वो सब बता रखा है पहले की वीडियो में, तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है, ठीक है। आप लोग दोबारा से वीडियो चाहे तो देख लेना सोल प्रोवाइडर वाली, वहां से आपको इसके बारे में पता लग जाएगा एकदम डिटेल में। देन फिर है जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या होता है, जब बिजनेस एंटरप्राइज, व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज इज रन बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली and they run the business as a family business, it is called joint into family business। यानी कि ऐसा बिजनेस में जो पूरी फैमिली मिलके बिजनेस करती है, पूरी की पूरी फैमिली उसमें बिजनेस में लगी हुई होती है, वो होता है आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैपेंस टू बी इट्स कर्ता यानी कि हेड, एंड ही हैज द एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रेज लोन, वो लोन ले सकता है क्योंकि वो करता है। हैव डील्स विद अदर पार्टीज एंड टेक डिसीजन, और डिसीजन वगैरह भी सारा कुछ वही करता है। करता मतलब वही जो सब कुछ डिसीजन वगैरह लेता है, सारा कुछ अपने बिजनेस का वो ध्यान रखता है, ठीक है। ऑल हैव एन इक्वल शेयर, सबका लेकिन शेयर इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, चाहे करता कितना बड़ा हो क्यों ना हो, लेकिन उसका शेयर फैमिली मेंबर के बराबर ही होगा। फैमिली प्रॉपर्टी में सबका शेयर बराबर ही होगा। लायबिलिटी ऑफ कर्ता की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर लॉस होगा तो कर्ता को अपने जेब से भी खर्चा करना पड़ेगा अपने लॉस को बियर करने के लिए। लायबिलिटी कितनी होती है, अदर मेंबर्स की लिमिटेड होती है। मतलब अगर जितने का आपका शेयर है उस बिजनेस के अंदर, उतने तक ही आपकी लायबिलिटी है। उससे ऊपर लॉस होता है तो आपको अपने जेब से देने की जरूरत नहीं है, वो कर्ता संभालेगा उसके ऊपर के लॉस को, समझे। The joint into family business is governed under the Hindu law, हिंदुओं का लॉ बना हुआ है भाई, उसी लॉ के अकॉर्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को गवर्न करा जाता है। उसी लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है। देन पार्टनरशिप, अंडर पार्टनरशिप 2 or more than 2 persons for ordinary business द मैक्सिमम नंबर इज 20। ऑर्डिनरी के लिए तो 20 है, बट बैंकिंग वगैरह के लिए ये कितने हैं, 10 हैं। ये बता रखा है कि पार्टनरशिप में आप कितने % तक अलाउ कर सकते हो इन सेक्टर में। जो नॉर्मल बिजनेस है उनमें 20 तक आप अलाउ कर सकते हो पार्टनरशिप में, लेकिन बैंकिंग वाले केस में आपको पार्टनरशिप खाली 10 लोगों की हो सकती है। तो पार्टनरशिप क्या होता है इसमें कि जो सब लोग हैं मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस चलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और अपने प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करते हैं आपस में,
ठीक है, सब मिलके बिजनेस चलाते हैं, 10-15 लोग, 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, सब लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट जो होता है आपस में बांट लेते हैं, ये है पार्टनरशिप। फिर जॉइंट वेंचर, अंडर दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 or more than 2 people देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर, कोई मैक्सिमम लिमिट नंबर नहीं है, जितने मर्जी हो सकते हैं मैक्सिमम में, बट मिनिमम कम से कम 2 होने चाहिए या उससे ज्यादा होंगे, वो सब मिलके आपस में अपना बिजनेस रन करते हैं टेम्पररली, एंड ऑल द को वेंचर्स डिवाइड द प्रॉफिट और लॉस अकॉर्डिंग द प्रीडिटरमाइंड रेशियो। ठीक है, वो सब अपना पर्टिकुलर बिजनेस टेम्पररी चलाते हैं और अपना जो भी इनको प्रॉफिट लॉस होता है आपस में बांट लेते हैं। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, तो आप लोग वहां से देख सकते हो जाके। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको याद आता रहे, हमने ये पढ़ा था, बट आपको डिटेल में चाहिए अगर तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हो, लास्ट चैप्टर हमने ये सारी बातें पढ़ी है। ठीक है, आपको पता होगा पढ़ी है भाई, आपको चैप्टर में देखा होगा। ठीक है, देन बात करते हैं next with the completion of particular work the agreement for joint venture and automatically and consequently the liability of the partners of the joint venture also end। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कंप्लीट हो जाता है आपको कोई काम, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और आपका जो है फिर अपने आप ही जब जॉइंट वेंचर टूट जाता है। ठीक है, कि जॉइंट वेंचर कब के लिए बनता है, जब तक वो पर्टिकुलर काम होना है तब तक के लिए। Joint stock company, this form of ownership is adopted for a business where more capital is required। ऐसा बिजनेस जहां पे ज्यादा कैपिटल चाहिए, जहां पे रिस्क आपका कम है, रिस्क कम है, सॉरी कह रहा हूं, रिस्क जहां पे आपका ज्यादा है, उस टाइप के बिजनेस में आपको जरूरत पड़ती है कंपनी की। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर बन जाते हैं और सब लोग अपना लॉस वगैरह बांट लेते हैं, रिस्क वगैरह बांट लेते हैं। यह है क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी। दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। इसको किस कैटेगरी में डाला गया है, इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस के अंदर। ऑन दिस वेरी बेसिस इट इज एस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। और इसी के बेसिस पे इसको कंपनीज एक्ट 1956 के बिहाफ पर किसके अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाता है, इस कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है किसके अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे ध्यान रखना, अब ये कंपनी एक्ट अपडेट हो चुका है, इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करे गए हैं, और ये कंपनीज एक्ट अब लेटेस्ट वाला कौन सा है, लेटेस्ट वाला हमारा है 2013 कंपनीज एक्ट 2013 लेटेस्ट वाला है। इसके अकॉर्डिंग अब सारे काम होते हैं कंपनीज के। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड एंड इट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स सिलेक्टेड बाय इट्स शेयर होल्डर्स व्हिच इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी मैंने आपको बताया इनकी मैनेजमेंट कैसे होती है, इनकी मैनेजमेंट कौन करवाता है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं। पूरी कंपनी में देखते हैं भाई किसमें काम कैसा चल रहा है, काम क्या बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब वही देखते हैं। ठीक है, तो फिर है कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस व्हिच कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द पर्पस ऑफ सर्विंग देयर मेंबर्स। कोऑपरेटिव एंटरप्राइज क्या होता है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल लो, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज बोल लो, कैसे होते हैं, ये वॉलंटरी एसोसिएशन होते हैं जो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं और जो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम करते हैं, अपने मेंबर्स को फायदा हो, जो इनके सोसाइटी के मेंबर हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनके बेनिफिट के लिए लोग काम करते हैं, उन्हीं को सर्व करते हैं। ठीक है, लाइक अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट्स पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। देखो बाकी सब बिजनेस है, सबका पर्पस होता है भाई प्रॉफिट कमाना है मेरे को तो, बट इसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है, बट ये अपने क्या करते हैं, मेंबर्स को सर्व करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन पर्पस होता है। कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस आर रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 का एक एक्ट बना हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसी एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर करा जाता है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करा जाता है। ठीक है, सब हमने पढ़ा था अपनी वीडियोस के अंदर। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कौन कौन सी है हमारे पास, पहली है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, फिर है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, बस। तो ये हमारे कुछ टाइप थे भाई।
प्राइवेट इंटरप्राइज के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ठीक है। आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, ऐसा मुझे होप है। अब नहीं किया है अगर आप लोगों ने तो फिर भी कर दो यार, फटाफट से कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर देना, ताकि औरों को भी समझ आए, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी है, ठीक है भाई। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।